हेलो बच्चों, आज हम सेकंड पार्ट लाएं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के। इसमें हमने क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था। आज हम क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है कि कंक्रीट की क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से है, किस किस बेस पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक तो सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल में लाइम, कंक्रीट, जिप्सम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंटिंग मटेरियल के आधार पर हमने कंक्रीट को 3 भागों में बांटा है: लाइम कंक्रीट, जिप्सम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट। जैसे कि आप समझ जानते हैं, लाइम कंक्रीट जो था वह प्राचीन समय में या एशियंट या पुराने समय में करते थे यूज इसका। फिर उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जिप्सम की जानकारी हुई तो जिप्सम यूज करने लगे। जिप्सम के बाद हमने फिर यूज किया सीमेंट कंक्रीट। और सीमेंट कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट है जो आज तक हम इसे यूज कर रहे हैं और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मिक्स प्रोपोजिशन और स्पेसिफिकेशन के आधार पर हम जैसे M5, M10, M15, M20, ये ऑर्डिनरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इस इसमें टाइप ऑफ कंक्रीट को बांटेंगे और इसमें मतलब इसको पढ़ेंगे। मिक्स प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिक्स प्रोपोजिशन के आधार पर हमने कंक्रीट को भी बांटा है, क्लासिफिकेशन किया है। ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज, देखो ग्रेड के आधार पर भी हमने इसको बांटा है: लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ। बल्क डेंसिटी, बेस पर भी हमने इसको बांटा है, इस कंक्रीट को। एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, डेंस वेट कंक्रीट, सुपर हैवी कंक्रीट, ये कुछ आपके कंक्रीट के इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और एक प्लेस ऑफ क्यूरिंग या कास्टिंग के आधार पर, यदि आप साइट पर ही कास्ट कर रहे हो कंक्रीट को तो इन सीटू कंक्रीट, और यदि हम कास्ट कर रहे हैं उसको फैक्ट्री में तो उसको प्री कास्ट कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ आपके मतलब क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर हम बांटते हैं। देखो अब इसमें क्या है, यदि हम स्पेसिफिकेशन के आधार पर बांटते हैं तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में M5 से लेके M10, M15, M20, M5 से लेके, या इसमें जो हमने कोड में है वो M10 से स्टार्ट है, M10 से लेके M20 तक। कहने का मतलब ये है, ये क्या है, आपकी ऑर्डिनरी कंक्रीट है। ऑर्डिनरी कंक्रीट M10 से M20 तक। फिर आता है स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट में M25 से लेके M55 तक। कहाँ से? M25 से लेके M55 तक। आप लोग सही समझ रहे हैं कि M25, M30, M35, M40, M45, M50, फिर इसमें क्या है M55। ठीक है, तो इसके आधार पर जो हमने बांटा है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। और तीसरा क्या है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जैसे M60 से लेके M80 तक, ये क्या है आपके हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके ये कंक्रीट को हमने क्लासिफिकेशन करा है उसकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर। अब देखते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट के आधार पे। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट के आधार पर M5 जो है, M5 को हम मिक्स रेशियो क्या है, M1:5:10। क्या है मिक्स रेशियो? 1:5:10। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 5 MPa। और ये नॉन स्ट्रक्चर वर्क या सिर्फ फुटपाथ या लेवलिंग के लिए, सिर्फ ओनली, वैसे नॉन स्ट्रक्चरल वर्क्स के लिए इसको IS कोड में तो इसको लिखा ही नहीं गया। अब आते हैं M10। M10 में क्या रेशियो रहता है? मिक्स रेशियो 1:3:6, 10 MPa। इसमें फ्लोरिंग, बाइंडिंग, लेवलिंग के लिए सिर्फ। ठीक है, अब आते हैं M15। M15 में 1:2:4। ठीक है, इसमें कितनी स्ट्रेंथ होती है? 15 MPa, 15 MPa।
ये प्लेन कंक्रीट पीसीसी में सबसे ज्यादा इसको ही यूज करते हैं M15 को। अब आते हैं M20। एम 1:1:3 मतलब 1:1.5:3, ये है आपकी 20 MPa। ये आरसीसी स्लैब और बीम्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपकी जो हायर ग्रेड है ज्यादातर हैवी स्ट्रक्चर के लिए वो M25 से लेके M30 यूज किए जाते हैं, लेकिन हमने इसको एक प्रकार से ऑर्डिनरी कंक्रीट के बेसिस पे इसको बांटा है, ठीक है। और मिक्स रेशियो जो है वो बाय वॉल्यूम ना कि वेट। ये जो मिक्स रेशियो है ये बाय वॉल्यूम है ना कि वेट, ठीक है, ओके। अब आते स्ट्रेंथ। इज दे टेस्टेड यूजिंग क्यूब टेस्ट आफ्टर 28 डे। जैसे कि मैंने पीछे भी देखा था, इसमें लिखा है कि स्पेसिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब्स ऑफ 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर की, ठीक है। ये कहना ये चाह रहा है कि हमने कोई 150 mm का क्यूब लिया, उसकी स्ट्रेंथ करी 28 दिनों में, उसकी स्ट्रेंथ इतनी आई, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। और न्यूटन पर mm स्क्वायर को MP में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ MP में है। अब चलते हैं M25। अब M25 से लेके M55 तक क्या है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट देखो M25 में क्या है, 1:1:2, ये है आपका M25, ठीक है। कितना, 1:1:2, ठीक है। ये इसकी स्ट्रेंथ होती है 25 MPa, ठीक है। इसे आरसीसी स्लैब्स बीम कॉलम्स में यूज करते हैं। M30 जो है वो डिजाइन मिक्स है, इसकी स्ट्रेंथ 30 MP होती है और इसको हैवी ड्यूटी फ्लोर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब है M35 के बाद डिजाइनिंग मिक्स से एक प्रकार से M40 डिजाइनिंग मिक्स से M55 तक ये उसके ऊपर ये डिजाइनिंग मिक्स है, ठीक है। अब आते हैं हाई स्टैंड कंक्रीट। हाई स्टैंड जो कंक्रीट है जैसे कि हमने देख लिया वो M60 से लेके M80 तक होते हैं और ये न्यूक्लियर प्लांट में यूज किया जाता है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ जोन के लिए, प्रीकास्ट मेंबरों के लिए, मेट्रो सेगमेंट के लिए, इन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। तो बस याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट बाय स्ट्रेंथ। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट बाय स्ट्रेंथ, जैसे कि इसमें लिखा है कंक्रीट को कैटेगराइज किया गया है 3 स्ट्रेंथ लेवल में ऑन दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 डे ऑफ क्यूरिंग, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट में जिसकी स्ट्रेंथ रेंज 20 MPa से कम रहती है, ठीक है, वो इसमें आते हैं जैसे M5 M10 M15। इसे लेवलिंग फ्लोरिंग नॉन स्ट्रक्चर वर्क्स के यूज करते हैं। मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट ये 20 से 40 MPa होते हैं, ठीक है, 20 से 40 MPa होते हैं, ठीक है। ये M20 M25 30 35 ये आरसीसी स्लैब बीम कॉलम रेजिडेंट बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। और एक है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये 40 MPa से ज्यादा रहता है, M40 ये सब चीजें। तो ये ब्रिज हाई राइज बिल्डिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। हमने इसको भी डिवाइड किया है, कोई नहीं। अब आते हैं आपके बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या है कि हमारे किसी भी देखो जैसे इसमें क्या है, पोर्स ज्यादा है, इसमें पोर्स कम है, फिर इसमें पोर्स बिल्कुल ही कम है, ये एकदम से डेंस है, तो वही पढ़ेंगे कि देखो जैसे अभी देखते हैं द बल्क डेंसिटी इज द ड्राई मास ऑफ ए कंक्रीट। ड्राई मास ऑफ कंक्रीट है पर यूनिट वॉल्यूम। यदि हम 1 मीटर क्यूब में
कंक्रीट का ड्राई मास निकाल रहे हैं और उसमें एयर भी है और मिनरल पार्टिकल भी है, उसमें क्या है, एयर पार्टिकल और मिनरल पार्टिकल भी है। इट इज यूजली एक्सप्रेस इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स में करते हैं या किलोग्राम किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स में, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका, ड्राई मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। देखो ये क्या डिसाइड करता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम सॉइल में कितनी आसानी से एरिडिट कर सकते हैं या हम कितने अच्छी तरीके से पानी को इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं, कितनी जल्दी सूख जाता है ना, कहने का मतलब। और कंस्ट्रक्शन में इसका ये मतलब है यूज टू ऐसे सॉइल कंपेक्शन, कंपेक्शन में मतलब कितनी हमारी सॉइल लोड बेरिंग कैपेसिटी है, कहने का मतलब ठोस है, उसमें कितने कम वॉइड्स हैं, ठीक है, कितनी डेंस है वो, बल्क डेंसिटी एक प्रकार से, मतलब ड्राई मास ऑफ कंक्रीट अपॉन वॉल्यूम। तो ये अब देखो टिपिकल वैल्यू जो लूज सॉइल की होती है 1.1 से लेके 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और कंपैक्टेड सॉइल के लिए 1.6 से लेके 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये इसमें जो हम प्लांट ग्रोथ के लिए वैसे ही हम कह दे सकते हैं 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम रहती है। ये क्या करता है, अलाउ बेटर रूट्स पेनिट्रेशन एंड वाटर मूवमेंट, हमारी रूट तक पानी मूवमेंट, रूट में जाता है प्लांटों की, तो उसमें क्या है कि रूट तक पानी अच्छी तरीके से मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। तो इतनी आपकी बल्क डेंसिटी होनी चाहिए सॉइल्स की, ठीक है। और यदि लोन सॉइल्स की तो 1.1 है और कंपैक्टेड सॉइल की 1.6 है। तो कोई नहीं, अब आते हैं व्हाई इट इज मैटर्स। मैटर्स है हाई बल्क डेंसिटी कंपैक्टेड सॉइल, पुअर रूट ग्रोथ, रिड्यूस वाटर इनफिल्ट्रेशन, और लो बल्क डेंसिटी ये है कि वेल एरेटेड सॉइल, बेटर फॉर क्रॉप्स एंड वेजिटेशन, ठीक है, कोई नहीं। इट इन्फ्लुएंस द वेट, इंसुलेशन एंड लोड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, और बल्क डेंसिटी अफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर डिजाइन एंड थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दी सॉइल्स का, लेकिन इसमें कंक्रीट का भी हो सकता था, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कंक्रीट में, इसमें क्यों है, इस सब मैंने बच्चों आपको समझाने के लिए समझाया है। एक क्योंकि इसके बाद हम बल्क डेंसिटी के आधार पर कंक्रीट को बांटेंगे, ठीक है। बल्क डेंसिटी मतलब कुछ नहीं है कि वो कितनी ड्राई मास ऑफ है अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ड्राई मास ऑफ कंक्रीट अपॉन वॉल्यूम, कितनी ठोस है एक, है ना, ठीक। अब आते हैं देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट बाय बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी में हमें चार भागों में से बांटा है। एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, यदि जिसकी बल्क बल्क डेंसिटी 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम होगी तो उसे बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी, हाई इंसुलेशन उसमें ही होगा, और ये साउथ प्रूफ पैनल्स, थर्मल इंसुलेशन बोल्ट्स में काम आती है। लाइट वेट कंक्रीट जो है वो 500 से लेके 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है। ये लाइट वेट, ये है ना, गुड थर्मल प्रॉपर्टीज, है ना, ये पेनिट्रेशन वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स, प्रीकास्ट ब्लॉक्स, रूफ इंसुलेशन, इन सब में काम आती है। डेंस वेट कंक्रीट, जो इसके डेंस के बाद आती है 1800 से लेके 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स, ये क्या है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कंक्रीट में इसको यूज कर सकते हैं, या आरसीसी स्लैब, बीम, कॉलम्स, जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, सॉरी। अब आते हैं सुपर हैवी वेट कंस्ट्रक्शन, जो 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा होती है। इसे ये एक्सट्रीमली डेंस होती है, रेडिएशन शील्डिंग में काम आता है, ये न्यूक्लियर प्लांट, रेडिएशन प्रूफ का चैम्बर्स में इसका यूज करते हैं। लाइट वेट कंक्रीट जो है उसको हम पुमाइक वर्स एक्सपेंड क्ले के साथ करते हैं। और सुपर हैवी कंक्रीट जो है वो मैग्नाइट और लीड एग्रीगेट है, ठीक है। अब आते हैं इसमें आगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में
हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम सबसे पहले करते हैं बैचिंग। बैचिंग में क्या है सर, बैचिंग में हम करेक्टर प्रोपोजिशन में हम नापते हैं आप हमारे एक प्रकार से एग्रीगेट को, या हम कह सकते हैं हमारे इंग्रेडिएंट को। ठीक है, देखो अब चलते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट इसमें क्या है, बैचिंग मींस क्या है, राइट दी with the measuring right the amount of ingredient before mixing them to make concrete। ठीक है, बैचिंग मींस क्या है, हमें किसी भी इंग्रेडिएंट को, इंग्रेडिएंट है ना, को राइट अमाउंट में मिला, मिक्सिंग से पहले करना, इकट्ठा करना, नापना एक प्रकार से। बैचिंग मेक श्योर दी मिक्स इज जस्ट राइट टू सो बिल्डिंग आर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। यदि हमारी बेचिंग जो है वो सही तरीके से हम उसे मिक्सिंग के लिए तैयार करेंगे तो हमारी बिल्डिंग भी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी सेफ भी होगी। हमारी 2 टाइप की बेचिंग होती है, एक तो बाय वॉल्यूम और बाय वेट्स। ठीक है, एक्यूरेसी के आधार पर हम देखो, सीमेंट में ±2% हम कर सकते हैं, एड मिक्सचर में प्लस माइनस थोड़ा सा अलाउ कर सकते हैं, और एग्रीगेट और वाटर में ±3 एक्यूरेसी का हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट बैचिंग में देखो 2 भागों में हमने बांटा, एक तो वेट बैचिंग, दूसरा वॉल्यूम बैचिंग। जैसे हम पुराने समय में करते थे कि जैसे आइसक्रीम लेने जा रहे हैं तो हम अनाज को बेच रहे हैं, अनाज को ची कटोरी में इकट्ठा करके बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या है वह स्मॉल अमाउंट में हम उसको बैचिंग कर रहे हैं। जैसे हमने एक कटोरी चीनी ली तो उसमें हमने किसी या अपने घर में किसी चाची से या चाचा से, पुराने समय में लेते थे कि हमने एक कटोरी अपनी चाची जी से क्या ले ली, चीनी ले ली। फिर जब हमारे पास चीनी आ गई तो हमने एक कटोरी फिर चाची जी को चीनी दे दी। तो ये स्मॉल अमाउंट में हम करते हैं, ये लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें क्या है, मटेरियल को मेजर करते हैं बाय वॉल्यूम यूजिंग बॉक्स, पेन और कंटेनर्स के, इसलिए लेस एक्यूरेट होती है, और बल्किंग और सैंड के कारण ये लेस एक्यूरेट है। ठीक है, और सीमेंट को इसमें मीटर क्यूब्स में नापते हैं, बट सीमेंट को वेट में करते हैं। ठीक है, सैंड को तो मीटर क्यूब वॉल्यूम में करेंगे, लेकिन क्या सीमेंट को वेट में करेंगे। कोई नहीं, ये नॉर्मल मिक्स के लिए काम आता है। जो हम कह सकते हैं आपके M5 से लेके जो आपके M20 तक थे, वो थे आपके नॉमिनल कंक्रीट। फिर आपके स्टैंडर्ड में M25 से लेके M55 तक। तो M25 तक हम इसको यूज कर सकते हैं, नॉमिनल मिक्स वही है। डिजाइन मिक्स के लिए तो हम वेट बैचिंग का यूज करते हैं, मटेरियल आर मेजर्ड बाय वेट यूजिंग डिजिटल एंड मैकेनिकल स्केल। मैकेनिकल स्केल पर भी यूज कर सकते हैं जिसमें हाई एक्यूरेसी आती है। सैंड को भी इसमें वेट में नापते हैं और सीमेंट को भी वेट में नाप सकते हैं, ये डिजाइन मिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेट बैचिंग इज प्रेफर ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, और वॉल्यूम बैच जो है हम स्मॉल स्केल और रूरल कंस्ट्रक्शन ड्यू टू सिंप्लिसिटी इनकरेक्ट बैचिंग कैन लीड टू वीक कंक्रीट एंड स्ट्रक्चर फेलियर। ठीक है, इस सब में करते हैं। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। तो दूसरा आपका मिक्सिंग। पहले तो हमने बैचिंग कर लिया, उसको सही प्रोपोजिशन में हमने इकट्ठा कर लिया, अनुपात में ले लिया, और फिर उसको मिलाना भी तो है। तो इसमें क्या है, टू अचीव ए होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर कंक्रीट इज ए मिक्स यूजिंग 2 प्राइमरी मेथड। कंक्रीट को हम 2 प्राइमरी मेथड में बांट दिया गया है, एक तो आपका हैंड, एक क्या है हैंड मिक्सिंग, दूसरा क्या है मशीन मिक्सिंग। ठीक है, तीसरा ये हम बोल सकते हैं जैसे आजकल की जो मशीन चल रही है ना, वो है। ठीक है, लेकिन हम जनरली हम 2 प्रकार से मिक्सिंग करते हैं, एक तो हैंड मिक्सिंग और दूसरा मशीन मिक्सिंग। तो इसमें सबसे अच्छी बेस्ट कौन सी होगी, आप कहोगे सर हैंड मिक्सिंग। नहीं नहीं, हैंड मिक्सिंग सबसे बेस्ट नहीं होगी, मशीन मिक्सिंग सबसे अच्छी होगी। देखो आइए पढ़ते हैं। देखो हैंड मिक्सिंग तो स्मॉल लेवल के लिए यूज किया जाता है और इसमें एरर भी आ सकता है। देखो क्या मिक्सिंग जो कर सकते हैं इसमें पहला क्या है हैंड मिक्सिंग। तो यूज ए स्मॉल स्केल वर्क्स
और स्मॉल वर्क्स में यूज करते हैं, और वेयर मशीनरी इज अनअवेलेबल, मतलब जहां पर मशीन यहाँ उपलब्ध हो सके वहां पर हम हैंड मिक्सिंग का यूज करते हैं। और यहाँ पर 10% सीमेंट एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि अवॉइड द वेस्टेज, क्योंकि हमें ह्यूमन एरर का भी डर रहता है, ठीक है, इसलिए हम 10% सीमेंट एक्स्ट्रा लेते हैं। और ये अनइम्पोर्टेंट वर्क्स एंड डन ओवर दी इम्पर्स फ्लोर, मतलब ये ज्यादातर अनइम्पोर्टेंट वर्क्स में यूज करते हैं मिक्सिंग का। और ये है इस जब हम मिक्सिंग करते हैं तो इसके नीचे इम्परवियस फ्लोर बना देते हैं, या इम्परवियस मतलब पार, जिससे कि हमारा मिक्सिंग सही तरीके से हो सके और वह जमीन में ना बैठ जाए, या अपने पोर्स के कारण वह नीचे जमीन में ना हो जाए, ठीक है। ये लेस क्वांटिटी में यूज करते हैं, जैसे फ्लोरिंग और रिपेयरिंग में हम ज्यादातर करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि इसमें मकान बनाने में सबसे ज्यादा यूज इसमें करते हैं, है ना। हैंड मिक्सिंग, तो हैंड मिक्सिंग में 10% हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और ये अनइम्पोर्टेंट वर्क्स के लिए यूज होता है। और इसे करने से पहले हमें सबसे पहले इसके नीचे या तो ईंटों का चट्टा लगाना पड़ता है, या पल्ली बिछानी पड़ती है कट्टे की, या कुछ भी ऐसा कुछ लगाना पड़ता है, जिससे ये इसकी जो लेयर है इम्परवेशियस लेयर बन जाए, जिससे हमारी मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो। यदि हम सीमेंट में पानी मिला रहे हैं वो नीचे न चली जाए, है ना, एक प्रकार से। अब आते हैं 35 दूसरी है मशीन मिक्सिंग। मशीन मिक्सिंग में क्या है, प्रीफर्ड फॉर लार्ज स्केल में यूज करते हैं, और स्ट्रक्चरल कंक्रीट वर्क्स में यूज करते हैं। इसमें क्या है, इंश्योर बेटर कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। क्या ये इंश्योर करते हैं बेटर कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स होता है, और यूनिफॉर्म मतलब एक समान मिक्स होता है, कि ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा मिक्स हो गया कहीं कम, नहीं नहीं, एक समान ही मिक्स होगा, और इसमें बेटर कंसिस्टेंसी मिल जाएगी हमें, ठीक है। कंक्रीट इज ए मिक्सड इन ए मैकेनिकल मिक्सचर, जैसे ड्रम मिक्सर, कंक्रीट को हम ज्यादातर मिक्स करते हैं मैकेनिकल मिक्सचर में। तो कोई नहीं, अब चलते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है मशीन मिक्सचर को हम सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं। अब आते हैं 36। अब ये आईएस कोड के अनुसार इसमें कहा गया है कि इसको हम 2 मिनट तक रोटेट करेंगे, 2 मिनट तक हम मिक्सिंग टाइम करेंगे। इसकी मिक्सिंग टाइम कितनी होगी, 2 मिनट तक, लेकिन हम ज्यादा यूज करते हैं। और जनरल प्रैक्टिस हम इसमें कम से कम 20 रिवोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ड्रम्स, हम ये जो ड्रम है इसके जो चक्कर लगेंगे 20 बार चक्कर लग जाएंगे, कि हमारी अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। तो है किसके लिए, सुफिशियंट फॉर प्रॉपर मिक्सिंग के लिए, ठीक है, कोई नहीं। अब आते हैं अब कंक्रीट जो है, मिक्सिंग कंक्रीट जो, उसको भी हमने कई भागों में बांटा है, जो मैंने बता देता हूँ। देखो, बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल, बेच मिक्सर और कंटिन्यूस मिक्सचर, ये हम पढ़ेंगे। टिल्टिंग टाइप, नॉन टिल्टिंग टाइप पढ़ेंगे। और इनके थोड़े वर्ड्स बस मैं इसलिए बना दिया है चार्ट, क्योंकि आपके नजर में होनी चाहिए, वैसे कोई इतने खास नहीं है ये, लेकिन ये 4 ही खास है, इंपॉर्टेंट है ना। कोई नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा कुछ नहीं है, इसमें क्या क्या है, बैच कंक्रीट मशीन मिक्सचर, ये एक्सट्रीमली हाई कैपेसिटी में यूज करते हैं, ठीक है। और मेजर्ड इंग्रेडिएंट आर प्लेस्ड मिक्स्ड एंड डिस्चार्ज एज वन मास, ठीक है, कोई नहीं। प्रोडक्शन इज ए नॉट कंटिन्यूअस, प्रोडक्शन इसमें कंटिन्यूअस नहीं होता, लगातार नहीं होता, और कंटिन्यूअस में लगातार होगा। बस दो ही अंतर है इसमें, बस ये मेन इंपॉर्टेंट अंतर है कि इसमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं होता, और कंटिन्यूअस बेस मिक्सचर में कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली हाई कैपेसिटी में भी होता है, उसमें भी है एक्सट्रीमली हाई कैपेसिटी होगा, ठीक है। इसमें हम क्या है, डिस्चार्ज करते ही हम जितना अनुपात में, बस ये है कि हम जितना हमें चाहिए, जितना अमाउंट में चाहिए उतना ही हम बनाते हैं, ठीक है। तो इतना ही बनाते हैं, कोई नहीं। अब क्या है, इसके बाद चलते हैं कंटिन्यूअस बैच मिक्सर। कंटिन्यूअस बैच मिक्सर में, कंटिन्यूअस कंक्रीट मिक्सर में क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, कंसिस्टेंसी, एवरी बैच हैज ए सेम क्वालिटी,
हमें एवरी बैच की सेम क्वालिटी मिलेगी। स्पीड, नो वेटिंग फॉर ए वन बैच टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट, ठीक है कोई नहीं। इफिशियंसी, सेव टाइम एंड लेबर ऑन ए लार्ज प्रोजेक्ट, हमें इसमें सेम टाइम टाइम की भी बचत होगी और लेबर की भी बचत होगी लार्ज प्रोजेक्ट में। लार्ज सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होगा ना। ऑटोमोटेशन, इसमें मैनी मॉडर्न कंटिन्यूअस मिक्सचर ऑटोमेटिक कंट्रोल वाटर, इसमें क्या है वाटर भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है और इसमें क्या है मटेरियल को फ्लो भी ऑटोमेटिक होता है। रिड्यूस ह्यूमन एरर, इसमें क्या है ह्यूमन एरर के कम चांस रहते हैं। मिक्सिंग जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब कहीं भी आप देखो ये एंटी लिखा आ जाए कहीं भी तो नॉन टिल्टिंग, टी आ जाए तो टिल्टिंग, आर आ जाए तो रिवर्सिंग। और 280 एंटी मिक्सर विद ए नॉमिनल बैच कैपेसिटी ऑफ ए 280 लीटर्स, मतलब 280 एंटी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो नॉमिनल बैच कैपेसिटी है 280 लीटर है, ठीक है। और एंटी का मतलब क्या है नॉन टिल्टिंग। नॉन टिल्टिंग क्या कौन सा मिक्सचर है बेटा, बेटा ये क्या है नॉन टिल्टिंग कि ये नहीं झुक पाता। टिल्टिंग मतलब झुकाव, टिल्टिंग मतलब है ना झुकाव, और नॉन टिल्टिंग मतलब झुक नहीं पाया। अब पहले पलते टिल्टिंग टाइप मिक्सचर। टिल्टिंग टाइप मिक्सचर में इसमें क्या है ये डिस्चार्ज हो जाता है, ये ड्रम हॉरिजेंटली टिल्ट करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम इसको मिक्सचर को डिस्चार्ज आसानी से कर सकते हैं और डिस्चार्ज हम इसको दोनों तरफ कर सकते हैं। और दोनों तरफ हम जो मसाले हैं आपके कह सकते हैं एग्रीगेट है, सीमेंट है, जो इंग्रेडिएंट है वो आसानी से दोनों तरफ कहीं भी डाल सकते हैं, इधर राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। और ये जो घूमता है ये हॉरिजेंटली घूमता है, ठीक है। आइडियल फॉर लार्ज वर्क्स में यूज करते हैं, इजी टू क्लीन कर सकते हैं, मिनिमाइज सेग्रीगेशन होता है, अच्छी बात है। हैंडल ड्राई मिक्स एंड एग्रीगेट ओवर 75 mm, ठीक है। इसमें क्या है कि 75 mm से कम हम एग्रीगेट इसमें यूज कर सकते हैं और ड्राई मिक्स भी हैंडल कर सकते हैं। और इसमें क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इसमें कंट्रोल डिस्चार्ज है, हम डिस्चार्ज आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन टिल्टिंग में क्या है, नॉन टिल्टिंग में ये है कि हम इसमें डिस्चार्ज नहीं कर सकते। क्या नॉन टिल्टिंग या रोटरी, इसमें क्या है कि नॉन टिल्टिंग मिक्सचर हैव ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल ड्रम्स, ठीक है, ये फिक्स हॉरिजॉन्टल ड्रम्स है। इसमें डिस्चार्ज जो होगा वो वाया शूट और रिवर्स रोटेशन के द्वारा होगा। कहने का मतलब ये है कि इसे हम ज्यादातर हम जो डिस्चार्ज करते हैं इसमें सूट के माध्यम से करते हैं, ठीक है। ये एक क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये डिस्चार्ज टिल्टिंग के द्वारा हो जाएगा, नहीं नहीं, टिल्टिंग के द्वारा टिल्टिंग में तो वो हम डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन इसमें मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। और ये आर दी सुटेबल फॉर स्मॉल वर्क्स, है ना। इसमें क्या है हम हार्डर टू क्लीन, मतलब आसानी से साफ नहीं कर सकते। कैन नॉट डिस्चार्ज पार्सली बैच इजीली, हम इसको डिस्चार्ज भी आसानी से नहीं कर सकते। नॉट सुटेबल फॉर एग्रीगेट 75 mm से ज्यादा हम इसमें एग्रीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है आपके मेन इंपोर्टेंट, ठीक है। एक मिनट रुको, इसमें लिखा है ना ये रिवर्स रोटेशन, इसमें ही बेटा एक मिनट, एक मिनट, ये गलत लिख दिया बस थोड़ा। इसमें क्या है रिवर्स रोटेशन नहीं होगा, इसमें बस हम सूट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या आपके नेक्स्ट क्या है रिवर्सिंग ड्रम मिक्सर। रिवर्सिंग ड्रम मिक्सर में इसमें क्या है बेटा कि रिवर्सिंग ड्रम मिक्सर रोटेट साइड बाय हॉरिजॉन्टली, इसमें क्या है इसमें साइड की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करता है, रोटेट करता है विद ड्यूअल ओपनिंग फॉर इनपुट एंड डिस्चार्ज। इसमें दो तरफ से ओपनिंग है इसकी, एक तरफ से तो हम इसे मसाले को इनपुट करते हैं, मतलब एग्रीगेट को इनपुट करते हैं, और दूसरी तरफ से हम इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। यूजिंग रिवर्स रोटेशन फॉर मिक्सिंग, इसमें क्या है रिवर्स रोटेशन तो हम यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए, और आपका जो आपका वर्स जो घूम रहा है एक प्रकार से, है ना, वर्स रोटेशन जो घूम रहा है ना, वह हम यूज करते हैं डिस्चार्ज के लिए, ठीक है।
और आर सुटेबल फॉर कंक्रीट 800 लीटर, 800 लीटर ड्राई कंक्रीट के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, कोई नहीं। पेविंग मिक्सचर, पेविंग मिक्सचर बेटा ये क्रॉलर ट्रैक्टर होता है एक प्रकार से। इसमें क्या है, हम यूज करते हैं रिजिड पेमेंट के लिए, और इसमें क्या है, सिंगल डबल कंपार्टमेंट होते हैं। इसमें जैसे कि साइज इसका 6E, 27E, 34E है होता है, और ये डिनोट करता है कि पेविंग मिक्सचर जो है उसका बैच वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट। ई का मतलब है उसकी बैच वॉल्यूम क्यूबिक फीट में है। ठीक है, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमने बैचिंग कर दिया, मिक्सिंग कर दिया, है ना। अब क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट में बेटा हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसे पहुंचाना है ना। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ द मूविंग फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट। ट्रांसपोर्ट में क्या है, मूविंग फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट फ्रॉम द मिक्सिंग साइट टू द कंस्ट्रक्शन लोकेशन। हमें कंस्ट्रक्शन लोकेशन तक हमें फ्रेशली जो मिक्स कंक्रीट है वहां तक पहुंचाना है, और इसका गोल यही होता है कि टू डिलीवर कंक्रीट सेफली और क्विकली विदाउट सेग्रीगेशन, लॉस ऑफ मॉइस्चराइजेशन ऑफ सेटिंग। मतलब हमें ये जल्दी पहुंचाना है, सेफली पहुंचाना है, विदाउट सेग्रीगेशन, लॉस ऑफ मॉइस्चराइजेशन और सेटिंग। इसके की पॉइंट्स हैं, टाइम इज ए क्रिटिकल, कंक्रीट शुड बी प्लेस्ड विद इन ए 30 से 90 मिनट ऑफ मिक्सिंग। मतलब इसमें क्या है कि हम आराम से 30 से 90 मिनट के अंदर अंदर हमें इसमें ट्रांसपोर्ट करना, नहीं तो सीमेंट हार्ड हो जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कितनी, 30 मिनट है। तो 30 मिनट से पहले पहले करना होता है सब कुछ, क्योंकि नहीं तो फिर वो सेटिंग, उसकी नीचे सेटिंग खत्म हो जाएगी, या लॉस ऑफ मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, या सेग्रीगेशन होने लग जाएगा। और इसमें क्या है, यूज रिटायर और एड मिक्सचर इज डिले आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, हम रिटायर और एड मिक्सचर को डिले कर सकते हैं। चूज ट्रांसपोर्ट मेथड बेस्ड इन साइड साइज, हाइट, डिस्टेंस एंड वॉल्यूम। हम ट्रांसपोर्ट मेथड उस साइट की साइज पर, हाइट पर, डिस्टेंस पर और वॉल्यूम पर निर्भर करती है। बिल्कुल निर्भर तो करती है। पहला है आपका पेन। पेन बेटा, पेन वहां यूज करते हैं जहां लेस देन क्या, 18 मीटर्स हो, लेस देन 18 मीटर्स हो। ठीक है जी, 18 मीटर्स में यूज करते हैं। मैनुअल स्मॉल वर्ड्स में यूज करते हैं। ओके। दूसरा है व्हील बैरो। व्हील बैरो हम अप्रोक्स डिस्टेंस इसकी 20 से 30 मीटर होती है, कैपेसिटी इसकी 35 लीटर तक हम यूज कर सकते हैं कंक्रीट को, शॉर्ट डिस्टेंस तक। बिल्कुल ठीक। टावर बकेट, ये कंजेस्टेड एरिया में 6 मीटर से ज्यादा बड़ी कोई एरिया है तो उसमें यूज करते हैं, हाई राइज कंस्ट्रक्शन वाइड क्रेन्स में। डंप ट्रेस लॉन्ग 5 किलोमीटर डिस्टेंस, इसमें क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ओके। कंक्रीट पंप्स या पाइप्स, इसमें क्या है, हम वर्टिकल जो डिस्टेंस कर सकते हैं, हम कंक्रीट को ट्रेवल कर सकते हैं 18 मीटर तक, और हॉरिजॉन्टल करते हैं 400 मीटर तक, और इसकी पाइप की जो डायमीटर होती है 80 से लेके 200 mm तक होती है। ये क्या है, ये फास्ट कंटिन्यूअस डिलीवरी टू हाई ऑफ नैरो एरिया। कहीं नैरो एरिया है या हाई एरिया है, हमें हमें कंक्रीट पहुंचाना है टाइम पर, और फास्ट पहुंचाना है, कंटिन्यूअस पहुंचाना है, तो हम इसका यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो स्लम वैल्यू होती है 50 से 100 mm स्लम वैल्यू होती है। एक होती है ट्रांजिस मिक्सर, इसकी जो वॉल्यूम ड्रम कैपेसिटी होती है 6 मीटर क्यूब होती है। एजुकेशन स्पीड 4 MPa, और रोटेसिंग ड्रम कंक्रीट फॉर रेडी मिक्स कंक्रीट। ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस 2 से 5 किलोमीटर, मतलब ट्रांजिशन मिक्सर हम 2 से 5 किलोमीटर तक यूज करते हैं। ठीक है। अब आता है बेल्ट कन्वेयर, हैवी लार्ज सेग्रीगेशन, हम इसको लार्ज सेग्रीगेशन तक यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, लार्ज सेग्रीगेशन तक यूज करते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। ओके। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। चौथा स्टेप क्या है, प्लेसिंग। हमने देखो मैचिंग कर दिया, मिक्सिंग कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब जहां हमें डालना है उसको बोलते हैं प्लेसिंग कंक्रीट को। तो इस कंक्रीट प्रिंसिपल क्या है, टू एंश्योर द मिक्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्लेसमेंट। ओके। प्रिवेंट द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम
सेपरेटिंग फ्रॉम द मिक्स, ओके। इन कोल्ड वेदर, ठीक है, प्लेसमेंट कैन एक्सटेंड टू सीवियर हावर बट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड एंश्योर प्रॉपर क्यूरिंग, ओके। क्या है कि कोल्ड वेदर में हम इसको कई घंटों तक यूज प्लेसिंग कर सकते हैं, लेकिन फ्रीजिंग और एंश्योर प्रॉपर क्यूरिंग से बचते हैं, ओके। अब आते हैं 48 प्लेसिंग जो है, देखो फोर, इसे हम लेयर्स में प्लेसिंग करते हैं, ऐसे नहीं एक गैली हमने इसको एक साथ ही हमने उससे प्लेसिंग कर दिया डाल दिया, नहीं, इसको लेयर्स वाइज में डालते हैं, प्लेस करते हैं। देखो 150 से लेके 300 mm तक हम बीम्स कॉलम्स और स्लैब्स में इसको लेयर्स में करते हैं। मास कंक्रीटिंग में 350 से लेके 450 mm तक इसको प्लेस करते हैं। और हॉट वेदर में हम इसको 30 से 60 मिनट के अंदर क्या करते हैं, मिक्सिंग को प्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमें अर्ली सेटिंग हो जाती है और सेग्रीगेशन के चांस लगे रहते हैं। हॉट में भाई हॉट हो तो फिर तो जाहिर सी बात है रिएक्शन जल्दी होगी। अब आता है प्लेसिंग में, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें लिखा भी है कि फाइनल पोजीशन टू इनटू, फाइनल पोजीशन हमें मिक्स कंक्रीट को पहुंचाना है, ठीक है। It must be done quickly and carefully. Avoid segregation. Ensure pro compaction. Okay. सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, अंडर वाटर कंक्रीटिंग 150 से लेकर 200 mm तक मैंने बता दिया, इसकी स्लम वैल्यू होनी चाहिए, ओके। देखो ये आपका जैसे क्या है, वाटर समुद्र है, तो समुद्र के अंदर एक पाइप डालेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मवर्क खड़ा करेंगे, ये ड्राइव स्टील पाइल फॉर्मवर्क को डालेंगे और इसके अंदर हम ऐसा करेंगे होपर्स, ठीक है। कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ, इसमें मैं चित्र भी लाया हूँ कि एक मिनट, ये देखो बहुत बड़ा होपर है, ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र, और यहाँ हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, इसको जर्क भी करते हैं, ठीक है। देखो प्लानिंग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें फॉर्मवर्क को करते हैं, फिर इसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, जैसे चिल्ड वाटर, आइस फ्लैक्स, कूलिंग पाइप और प्रोड्यूस ऑफ हाइड्रेशन, ओके। और इसमें क्या है 300 mm तक हम इसको बॉन्ड स्टोन डालते हैं, समुद्र के वहां जहां बॉन्ड स्टोन डालते हैं, जिससे उनमें इंटरलॉकिंग हो जाए और मास कंक्रीटिंग हेल्प बाइंड दी स्टेबलाइज दी स्ट्रक्चर अक्रॉस दी मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। और यूज मैकेनिकल वाइब्रेशन और कंपैक्शन और प्लेस कंक्रीट विद इन इनिशियल सेटिंग टाइम्स, तीसरे हम, ओके। मैंने दिखाई दिया चित्र, ओके, मैं बताई दिया ये भी, ठीक है, कैसे कैसे डालते हैं। अब आपका कंपैक्शन, कंपैक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में कंपैक्शन करते हैं। पहले क्या बताया मैंने, बैचिंग, फिर दूसरा मिक्सिंग, तीसरा ट्रांसपोर्टिंग, चौथा प्लेसिंग, अब पांच में क्या है, कंपैक्सिंग, कंपैक्शन। कंपैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपैक्शन से हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ मिलती है, ड्यूरेबिलिटी मिलती है, और कह सकते हैं हम इसे इसकी लाइफ टाइम बढ़ा देते हैं क्या, अच्छा ऐसी बात है। तो देखो कंपैक्शन इज द प्रोसेस, कंपैक्शन इज द प्रोसेस, कंपैक्शन इज द प्रोसेस, एक मिनट, is the process of the remove air voids from the freshly placed concrete to make the dense and strong. कंपैक्शन हम यूज करते हैं रिमूव एयर वॉइड्स में, इसको ज्यादातर हम फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट्स में यूज करते हैं, क्योंकि डेंस एंड स्ट्रॉन्ग्स में तीन प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, हैंड रोडिंग, शॉक एंड प्रेशर और मैकेनिकल वाइब्रेशन के द्वारा हम कंपैक्शन कर सकते हैं। देखो हैंड रोडिंग तो हम स्मॉल स्केल के लिए यूज करते हैं और लो स्लम्प इस कंक्रीट के लिए, ठीक है। शॉक एंड प्रेशर हम यूज करते हैं प्रीकास्ट एलिमेंट और मोल्ड के लिए, और मैकेनिकल तो हम लार्ज पुअर हाई क्वालिटी फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं, ओके जी, ओके बिल्कुल। आते हैं आपका इससे क्या, कंपैक्शन से हमारे कंक्रीट को इसकी इंक्रीज डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे हमारे वर्ड कम होंगे और मास ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है।
इम्प्रूव स्ट्रेंथ, देखो बेटर कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ओके, कंपैक्शन से। इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, लेस परमेबिलिटी और लॉन्गर लाइफ, जाहिर सी बात है डेंस होगा तो। रिड्यूस एयर वॉइड्स, और सबसे ज्यादा इसमें जो एयर वॉइड्स रिड्यूस हो जाएंगे, और रिमूव एयर ट्रैप्स, बेटर बॉन्डिंग, ओके। इम्प्रूव रेयर फोर्स बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गर कॉन्टेक्ट विद स्टील, ओके। हमें और प्रिवेंट हमें हनीकॉम्बिंग और सेग्रीगेशन से ही बचाता है, यूनिफॉर्म कंक्रीट मिक्स से। यदि हमारे कंक्रीट में 1% एयर है तो वो 5% स्ट्रेंथ लॉस करता है, और 5% एयर है तो 30% स्ट्रेंथ लॉस करता है, 10% एयर है तो 60% स्ट्रेंथ लॉस करता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं हैंड कंपैक्शन में, जिसमें पहला है रैपिंग, दूसरा है टैंपिंग। इसमें हम 20 सेंटीमीटर या 200 mm की थिक लेयर से कम तक यूज करते हैं हैंड को, ओके। इसको हम करते हैं बाय रॉड के द्वारा। अच्छा, द कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट कैन बी अचीव एट ए साइड बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन। द बेस्ट और मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ कंक्रीट कंपैक्शन इज वाइब्रेशन। सबसे अच्छा और मोस्ट इफिशिएंट मेथड है कौन सा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से हमें क्या मिलता है? देखो, मेंटेन स्ट्रेंथ मिलती है, इंप्रूव डेंसिटी होती है, इंप्रूव फिनिशिंग होती है, इनहेंस बॉन्ड मिलते हैं, कंट्रोल सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग भी होती है। तो क्यों ना हम मैकेनिकली यूज करें? हाँ, मैकेनिकली यूज करते हैं हम अपनी साइड पर सबसे ज्यादा। पहला है आपका निडल वाइब्रेशन। निडल वाइब्रेशन जो है आपने देखा होगा, जैसे कि ये ड्राइंग मतलब फोटो में मैंने डाला है, तो हम सबसे ज्यादा आपने देखा होगा इसे यूज करते हैं। और ये डायरेक्ट हम इंसर्ट करते हैं कंक्रीट में, और ये डीप सेक्शन तक, कॉलम तक पहुंचा सकते हैं। और निडल वाइब्रेट जो है वाइब्रेटर, उसको हम ज्यादा वहां यूज नहीं करते जहां हैवी रेनफोर्स्ड एरिया हो। कहाँ? हैवी रेनफोर्स्ड एरिया हो। इसे हम पोकर वाइब्रेशन और इमर्सन वाइब्रेशन भी कहते हैं, ओके। इसकी डायमीटर 25 mm से लेकर 75 mm तक होती है। लेंथ इसकी 45 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी 12,000 RPM होती है। और यूज इसको हम थिकनेस मेंबर में यूज करते हैं, ज्यादा बड़े उसमें यूज नहीं करेंगे भाई। जहां हमारा ये वाइब्रेटर अंदर तक जा सकता है हम यूज कर लेंगे, लेकिन हैवी रेनफोर्स्ड एरिया में यूज नहीं करते। हैवी में सर क्या यूज करेंगे? हैवी में बेटा इसका भी इलाज है। हैवी में यूज करते हैं आपका फॉर्मबर्ग शटर वाइब्रेशन। फॉर्मबर्ग बोल सकते हैं वाइब्रेशन, फॉर्मबर्ग वाइब्रेशन या शटर वाइब्रेशन, इसको एक्सटर्नल यूज करते हैं। इसमें क्या है बेटा? इसमें जो आपने देखो फॉर्मबर्ग के बाहर ही मोटर मोटर लगी हुई है, ये मोटर नहीं है, वाइब्रेटर है, ठीक है। मस्ट बी रिजिड एंड वाटर टाइट विद स्टैंड हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन प्रिवेंट लीकेज एंड और डिफॉर्मेशन, ओके। ये क्या है? 45 सेंटीमीटर इनसाइड ऑफ कंक्रीट, इसे हम कंपैक्ट कर सकते हैं। 45 सेंटीमीटर तक हम इसको कम कर सकते हैं। और इसकी फ्रिक्वेंसी 3000 से 9000 होती है, और टाइम इसका होता है 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक। इस वाइब्रेशन का ट्रांसमिट करते हैं हम फॉर्मवर्क पर, और कंपैक्ट हो जाती है हमारी कंक्रीट, ओके। बहुत अच्छा मेथड है भी। तीसरा आता है सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर बेटर वहां यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? ज्यादातर हम सड़कों पे देखा होगा, छतों पे यूज करते देखें। देखो, सरफेस वाइब्रेटर आल्सो नोन एज स्क्रीन बोर्ड, ओके, स्क्रीन बोर्ड भी बोलते हैं। वाइब्रेशन आर यूज्ड ओनली ऑन सोलो कंक्रीट सरफेस, ओके। आइडियल फॉर प्रीकास्ट स्लैब, फ्लोर स्लैब में यूज करते हैं, रूफ स्लैब में, सीसी रोड पर, रोड सरफेस पर इसको हम कई यूज करते हैं। बट नॉट, ये इसको हम यूज नहीं कर सकते जहां इसकी डेप्थ 250 mm से ज्यादा हो जाए, ठीक है, वहां यूज नहीं कर सकते। 250 mm तक यूज कर लेंगे, लेकिन 250 mm के बाद यूज नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं वाइब्रेटिंग टेबल। वाइब्रेटिंग टेबल, कंक्रीट इज प्लेस्ड ऑन द टेबल विद वाइब्रेट टू रिमूव एयर वॉइड्स। ये क्या करता है? ये हमारे कंक्रीट में से एयर वॉइड निकालता है, और सबसे अच्छा एयर वॉइड निकालने का सबसे अच्छा मेथड है ये। कैसे? कॉमनली यूज टू लेबोरेटरी एंड प्रीकास्ट कंक्रीट प्रोडक्शन, ठीक है जी। इंश्योर यूनिफॉर्म कंपैक्शन और एलिमेंट एयर वॉइड्स।
यूनिफॉर्म कंपैक्शन करता है, एलिमेटेड एयर वॉइड्स कर सकता है, यूज्ड इन प्रीकास्ट एलिमेंट, यूज्ड करता है, हम यूज करते हैं इसके प्रीकास्ट एलिमेंट में, क्यूब स्पेसिमेन बनाने में, रेलवे स्लीपर में, आरसीसी में मेंबर्स बनाने में। ठीक है जी। ये इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो 4000 से लेके आरपीएम होती है, 4000 से लेके ज्यादा, और फोर्स इज स्ट्रॉन्ग 7G से होता है, और कंक्रीट इज हैवी। यदि हमारा कंक्रीट हैवी, ड्राई और हार्ड मिक्स है तब भी हम इसे यूज करते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट थे कंपैक्शन के। अब आते हैं एक और है प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर्स। प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर्स हम मैन्युफैक्चरिंग लार्ज प्री फैब्रिक कंक्रीट में यूज करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोल्स, रेलवे स्लीपर्स, है ना। इसमें क्या है, इसमें हम जर्क देते हैं, शॉक देते हैं, जिससे हमारी बेटर कंपैक्शन हो जाता है, और इसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, कोई नहीं। देखो, वाटर इज नीडेड फॉर सीमेंट टू रिएक्ट टू मच वाटर टू होल इन कंक्रीट। भाई वाटर हमारे सीमेंट को अच्छा तो करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिला देंगे तो हमारे कंक्रीट में छेद कर देगा। ओके। सीमेंट गिव स्ट्रेंथ, हमारे जो सीमेंट है वो स्ट्रेंथ देता है, लेकिन जब वो पानी के साथ रिएक्ट होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। ओके। कंक्रीट स्ट्रेंथ डिपेंड ऑफ करेक्ट वाटर एंड गुड कंपैक्शन। कंक्रीट स्ट्रेंथ डिपेंड करता है उसके वाटर सीमेंट रेशियो पर, करेक्ट वाटर और गुड कंपैक्शन पर। बेटा गुड कंपैक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 1% पर भी 5% हमारी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, और आपके 5% पे 30% ये आपकी क्या करता है, स्ट्रेंथ को लॉस कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशन और हैंड प्रेसिंग हेल्प इन कंक्रीटिंग टाइम एंड स्ट्रॉन्ग। ओके। इफ कंक्रीट इज नॉट कंपैक्ट वेल, यदि हमारी कंक्रीट अच्छी तरह से कंपैक्ट नहीं हुई है तो ये वीक होगी, और वाटर रेशियो सीमेंट खराब हो जाएगा। तो यदि कितना ही वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा हो, कंपैक्शन जरूरी है। ठीक है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिशिंग। अब है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिशिंग में। बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिशिंग में, फिनिशिंग इज द प्रोसेस of a leveling of smoothing the top surface of fresh placed concrete to achieve the desired and texture appearance। ये फिनिशिंग का मतलब ये है कि सबसे ऊपर की जो लेयर है, जो हमारी कंक्रीट डाली गई है, उसको अचीव करना डिजायरल टेक्सचर में और अपीयरेंस में, अच्छी दिखावट में करना, मतलब अच्छी देखने में सही लगे। पहला इसका है स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग में देखो, जैसे कि इसमें फोटो में है, तो स्क्रीडिंग इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका फ्लोटिंग। जैसे पट्टा ले रखा है, इसमें क्या है, रिमूव माइनर इनपरफेक्शन एंड कंपैक्ट द सरफेस कैन डन मैन्युअली, वुडन मैग्नीशियम फ्लोट इज मैकेनिकली। ठीक है, तो अच्छी बात है। तीसरा क्या है, ट्रोवलिंग, इसको बोलते हैं कन्नी। फाइनल स्मूथिंग जो हम करते हैं वो करते हैं कन्नी के द्वारा। ओके। ये क्यूरिंग के, वैसे देख लो, क्यूरिंग के 24 घंटे बाद हम कंक्रीट को करते हैं। अब आते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग जो है ये हमारी सीमेंट में गेन करता है स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को, और कंक्रीट पोर्स सैचुरेटेड विद वाटर, ये हमारे कंक्रीट के जो अंदर पोर्स होते हैं उनके माध्यम से हमारे सीमेंट को हाइड्रेट करके, अपनी रिएक्शन करके अच्छा स्ट्रेंथ देता है। अच्छी बात है। IS 456 के माध्यम से मिनिमम क्यूरिंग पीरियड 7 डे है, और इसमें 90% ह्यूमिडिटी कंडक्शन होती है। 7 डे क्यूरिंग में 50% स्ट्रेंथ मिल जाती है, और 28 दिन में डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है ना। अच्छी बात है। ओके। पहला है स्प्रिंकल मेथड। ठीक है। 7 डे क्यूरिंग करते हैं हम, क्योंकि जिससे हम 28 दिन करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, तो 7 डे इसलिए करते हैं कि हमारा टाइम बचता है, रिड्यूस कॉस्ट हो जाती है, लेबर एंड शूट एंड हॉट क्लाइमेट राजस्थान वेयर कंक्रीट इज सेट फास्टर, है ना। ओके जी। ओके। दूसरा है गनी बैग्स, बोरी लगा देते हैं। अच्छी बात है, बोरी लगा देते हैं।
तीसरा पॉन्डिंग, हम इसमें तालाब से बना देते हैं जैसे कि फोटो में मैंने दिखाया है। चौथा है स्टीम क्योरिंग। स्टीम क्योरिंग में क्या है बेटा, लो प्रेशर स्टीम क्योरिंग मतलब जहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री से 100 डिग्री टेम्परेचर है होता है, उसमें टिपिकल वैल्यू 93 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। और हाई प्रेशर में बेटा ऑटोक्लेविंग का यूज करते हैं, जहां हमें 130 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक और प्रेशर 0.8 से लेकर 1.2 एमपीए और 8 से लेकर 12 बार तक और 28 दिन वाटर क्यूरिंग की जो स्ट्रेंथ है वो ये स्टीम क्यूरिंग 2 दिन में ही दे देता है हमें। स्टीम क्यूरिंग सबसे बेस्ट। ओके, पांचवा आपका क्यूरिंग कंपाउंड। कुछ क्यूरिंग कंपाउंड भी होते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसमें करते हैं। तो आई होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है।